वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, जहाँ हम बात कर रहे थे अपने परमाणु के बारे में, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समबारिक, उसके बाद हमने सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ी थी। आज बात करते हैं उसी में आगे हम अपने आइसो डायापर्स और एक आइसो सटर्स, इसके अतिरिक्त बात करेंगे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंगों के बारे में। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम आज आइसो डायापर्स के बारे में। अपना टॉपिक है आइसो डायापर्स। आइसो डायापर्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, आइसो डायापर्स से मतलब क्या है? ऐसे तत्व है, विभिन्न तत्वों की बात करें हम या भिन्न भिन्न तत्व बोल दो, ऐसे भिन्न भिन्न तत्व है जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर जो होता है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर क्या होना चाहिए? समान। तो देखो, परिभाषा लिखें तो ऐसे तत्व है जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर समान होता है, संख्याओं का अंतर समान होता है, उन्हें आइसो डायापर्स कहते हैं। उन्हें आइसो डायापर्स कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसे दो तत्व दिए हुए हैं जिनमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर अगर कॉमन मिल रहा है, मतलब वो क्या है? आइसो डायापर्स है। जैसे एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने, एग्जाम्पल के लिए ले लिया जैसे हमने बोरोन 5 और यहाँ लिखा हुआ है 11, एवं एक ले लेते हैं हम कार्बन 6 और यहाँ लिखा हुआ है 13। तो देखो, सबसे पहले किसी भी परमाणु का जब प्रदर्शन किया हुआ है तो उसमें जो प्रतीक है, उस प्रतीक के लेफ्ट साइड में नीचे की ओर जो अंक लिखा हुआ है वो उसके परमाणु क्रमांक या जेड को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर लिखा हुआ अंक उसके द्रव्यमान संख्या या एक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बात करें बी के लिए जेड का मान 5 है और एक का मान कितना है? 11। इसी प्रकार देखो, सी के लिए जेड का मान कितना है? 6 और एक का मान कितना है? 13। सबसे पहले तो इनमें क्या निकालते हैं? पी लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, किसी भी परमाणु के लिए जेड और पी हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर पी यानी प्रोटॉन कितने होंगे? जितना परमाणु क्रमांक यानी 5, इसमें पी कितने होंगे? 6। अब निकाल लेते हैं इनके लिए एन का मान, और एन का मान निकालने का अपना सीधा तरीका क्या है? ए माइनस पी। तो देखो, ए दिया हुआ है आपको 11, पी दिया हुआ है 5, दोनों का अंतर कितना आ गया? 6। यहाँ पर निकाल लेते हैं एन, तो एन बराबर वही आपके ए माइनस पी, ए दिया हुआ आपको 13, पी 6, दोनों का अंतर कितना आ गया? 7। ये तो आया न्यूट्रॉन की संख्या। अब अपने को देखना क्या है? बोरोन में और कार्बन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर। तो पी तथा एन का अंतर देखो, पहले बोरोन में पी तथा एन का अंतर, तो एन माइनस पी करें तो एन का मान दिया हुआ अपने पास 6, पी का मान 5, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1। इसी प्रकार कार्बन में देखो, एन तथा पी का अंतर, एन तथा पी का अंतर, तो देखो एन तथा पी का अंतर, तो वही एन माइनस पी, एन का मान अपने पास आ रहा है यहाँ पर 7 और पी का मान अपने पास कितना है? 6, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1। तो देखो, जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर कॉमन होता है उन्हें बोलते हैं हम आइसो डायापर्स, और इन दोनों में अंतर क्या है? कॉमन है। तो ये आइसो डायापर्स है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखिए इसका। लिख लिया? अगला देखते हैं, आइसो स्टर्स।
तो देखो आइसोसेटर्स की बात करें तो आइसोसेटर्स में उन तत्वों को रखा जाता है या उन अणुओं को या उन पदार्थों को लेते हैं जिनमें परमाणु की संख्या क्या हो, कॉमन हो, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो, कॉमन। परमाणु और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या कॉमन होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें परमाणु की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उन्हें आइसोस्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम। अपने पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है जैसे CO2, एक दिया हुआ आपको NO2 पर प्लस का साइन। तो देखो सबसे पहले इनमें एटम देखते हैं, परमाणु की संख्या देखते हैं, या नंबर ऑफ एटम बोल दो चाहिए, नंबर ऑफ एटम। तो देखो कार्बन में एक तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी टोटल एटम कितने हैं, टोटल परमाणु या एटम हो गए इसमें कितने अपने पास, 3। यही देखो नाइट्रोजन में NO2 में एक तो नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो वही टोटल एटम्स कितने हो गए, 3 हो गए अपने पास। अब आपको इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लो। तो देखो कार्बन 6 नंबर पर आता है और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, अपने पास 2 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 22 इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखो बच्चों नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में वही आपके कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अतिरिक्त एक चीज़ देखो, इनमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो रहा है इनमें, तो -1 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 23 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन बराबर 22 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एटम की संख्या दोनों में 3 है, और दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 22। तो ऐसे पदार्थ जिनमें एटम और अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कॉमन, उनको क्या कहते हैं, आइसोसेटर्स। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। क्लियर। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों की। तो देखो विद्युत चुंबकीय विकिरणों की बात करने के लिए लेते हैं हम पदार्थ का तरंगीय प्रकृति सिद्धांत। तरंगीय प्रकृति सिद्धांत की बात करते हैं। पदार्थ की तरंगीय प्रकृति को समझाने के लिए समय समय पर या अलग अलग वैज्ञानिकों ने कहा, किसी ने कहा कि पदार्थ कणों की तरह व्यवहार करते हैं, किसी ने कहा पदार्थ तरंगों की तरह। तो जिनमें तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं उसको समझाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ का तरंगीय प्रकृति सिद्धांत। तो देखो जो तरंगीय प्रकृति सिद्धांत देने वाले व्यक्ति है मैक्सवेल। ये सिद्धांत किसने दिया, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा कोई भी आवेशित कण जो होता है, कोई भी आवेशित कण लेते हैं हम, और इस आवेशित कण को क्या किया जाता है, त्वरित करते हैं हम। आवेशित कण को क्या करते हैं, त्वरित। आवेशित कण मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल्स जिस पर चार्ज हो, वो चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव उससे कोई अपने को मतलब नहीं है, चार्ज होना चाहिए। फिर कह रहा है त्वरित। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की माप या वेग परिवर्तन की दर त्वरण है। मतलब पदार्थ अगर विरामावस्था में तो उसको आप गतिशील अवस्था में ला रहे हो, या समान वेग से चल रहा है तो उसका वेग परिवर्तित कर रहे हो। तो जब किसी भी आवेशित कण को त्वरित किया जाएगा तो आवेशित कण को त्वरित करने पर क्या होता है, एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वो अपने तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं या तरंगों की तरह चलते हैं। तो इन क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। देखो एक बार आरेख से समझते हैं इसको।
देखो इनके अनुसार यहां पर देखो, जैसे ये अपने पास यहां कोई कण है, अब ये कण जो है इसको त्वरित किया जा रहा है, तो ये क्या करता है, जब गमन करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, एकांत रूप से उत्पन्न होता है। यहां से जैसे कण चल रहा है तो ये उत्पन्न होता है अपने, ये इस प्रकार, तो एकांतर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। जब कोई भी कण त्वरित किया जाता है किसी भी कण को, तो एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और ये चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र होते हैं जो ये अपने तरंगों की तरह चलते हैं, और इन्हीं क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंगे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग का मतलब क्या है, जब किसी भी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो आवेशित कण में एकांतर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तरंगे भी बोल सकते हो। तो देखो एक बार इनके लिए आरेख लिखते हैं इसके लिए। तो ये लिख सकते हैं, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार जब किसी आवेशित कण को, आवेशित कण को त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, त्वरित किया जाता है, तो एकांतर, तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो तरंगों की तरह संचरित होते हैं, संचरित होते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंगे कहते हैं, विकिरण या तरंग या तरंगे कहते हैं। तो ये हो गई, आपसे परिभाषा पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, तो कोई भी आवेशित कण जब त्वरित होता है तो उसके द्वारा जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वो तरंग की तरह गति करते हैं, जिन्हें विद्युत चुंबकीय विकिरण या तरंग कहते हैं। आरेख बनाना चाहो तो ये ले लिया हमने अक्ष, इस पर बना दो आप। तो देखो ये अपने पास विद्युत चुंबकीय विकिरण, और एक को ले लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, और दूसरा ले लेते हैं अपोजिट क्षेत्र। तो ये चुंबकीय और ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लो देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जो इसके बाद मैक्सवेल ने और कुछ बातें कही थी। मैक्सवेल ने बताया था कि उत्पन्न, पहले इनके गुणों की बात करते हैं। तो मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत। जो आपके विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और देख लो चित्र में अपने को दिखाई भी दे रहा है, ये एक दूसरे क्या है, लंबवत है।
मतलब किसी अक्ष के ऊपर और नीचे की ओर गति कर रहे हैं तो वो लंबवत गति है। तो देखो ये एक दूसरे के लंबवत चल रहे हैं। फिर इन्होंने कहा तथा दिशा के भी लंबवत होते हैं, तथा दिशा के भी लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये अपनी दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। जैसे ये देख लो आप भाई, ये अपनी दिशा के लिए ये ले रहे हैं हम, इस दिशा के भी देखो ये ऊपर नीचे गति कर रहे हैं तो दिशा के भी क्या है, लंबवत। तो ये पहली चीज इन्होंने बताई कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती है उनमें जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते ही है, उसके अतिरिक्त जिस माध्यम में या जिस अक्ष पर चल रहे हैं उस अक्ष के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट देखो नंबर 2 बच्चों, इन्होंने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरणों को विद्युत चुंबकीय विकिरणें निर्वात में भी गमन कर सकती है, अर्थात इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों ये कह रहे हैं कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्पन्न होती है, उत्पन्न विकिरणें जो होती है वो बिना माध्यम के या कह सकते हैं उस स्थानों पर भी ये चल सकती है जहां पर हवा या वात नहीं होती है। अर्थात कुल मिलाकर इनको चलने के लिए वायु की या वात की या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सोचो अगर इस वस्तु में करंट है और इसको किसी दूसरी वस्तु से हमने छुआ ही नहीं है तो इसमें ये मान लो ये मैंने इस वस्तु को यहाँ पर किसी वस्तु को रख दिया, या ये समझो जैसे ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए और ये बिंदु बी है, ये किसी भी वस्तु से या किसी भी दूसरी वस्तु के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब ए जो है इसमें करंट है लेकिन दोनों कनेक्टेड नहीं है तो इसका ये करंट जो है वो बी तक नहीं जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे वो कोई धातु हो चाहे वो धातु का तार हो। लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती है उनको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने कई बार बोलचाल में सुना होगा कि अंतरिक्ष में जहाँ वायु नहीं है वहाँ वैज्ञानिक एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर सकते या एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। कारण वो जब बोलते हैं तो उनके मुंह से निकलने वाले शब्द जो है वो हवा के माध्यम से दूसरे के कान तक जाते हैं, लेकिन जब वायु ही नहीं है, माध्यम ही नहीं है तो वो गमन नहीं करेंगे, मतलब उनमें गमन नहीं होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय विकिरणों में ऐसी शर्तें नहीं है, ये बिना माध्यम के भी गमन कर सकती है। इनका तीसरा गुण देखो, विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्रकाश के वेग से संचरित होती है। मतलब इनका वेग या चाल जो है उतना ही होता है जितना प्रकाश का वेग होता है। मतलब ये उस गति से चलती है जिस गति से प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है बच्चों, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में इतना डिस्टेंस प्रकाश का वेग तय कर लेता है। क्लियर। और एक गुण और देख लो, इन्होंने ये बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें या तरंगें जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति इनके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो आवृत्ति क्या होगी, कम। तो न्यू समानुपाती 1/λ। ये आपके मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कुछ गुण बताए, एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट लो।
तो मैक्सवेल के अनुसार उत्पन्न विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और जिस दिशा में गमन करते हैं उसके भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। इन किरणों को या तरंगों को गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, बिना माध्यम के गमन कर सकती है। ये विकिरणें जो होती है वो प्रकाश के वेग से चलती है, जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो होती है उनकी आवृत्ति उनके तरंग दैर्ध्य की क्या होती है, समानुपाती होती है। आई थिंक समझ में आ गया। देखो इसके बाद बात करते हैं तरंगों के कुछ अभिलाक्षणिक गुण। तरंगों के कुछ गुणों की बात करते हैं। तरंगों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण तो देखो सबसे पहले हम तरंग की बात करते हैं। ये अपने पास तरंग से मतलब क्या है, जैसे ये कोई अक्सर इस अक्ष पर ये कोई दिशा है, तो यहां से कोई कण अगर इस प्रकार चल रहा है तो ये उसकी क्या है, ये अपने पास क्या है, तरंग। अब बच्चों देखो इस तरंग में ये जो आपको उच्चतम बिंदु दिखाई दे रहा है, किसी भी तरंग का जो उच्चतम बिंदु होता है उसको कहते हैं सरंग। किसी भी तरंग का उच्चतम बिंदु उसका क्या कहलाता है, सरंग। जबकि तरंग का निम्नतम बिंदु जो होता है उसको कहा जाता है गर्त। उसको क्या कहते हैं, गर्त। तो आपसे कोई पूछ ले सरंग क्या है, सरंग तो किसी तरंग का उच्चतम बिंदु या उच्छिष्ट सरंग होता है या कहलाता है, सरंग कहलाता है। और अगर कोई पूछ ले गर्त क्या होता है तो बोल दो गहराई या निम्नतम बिंदु। तो किसी तरंग का न्यूनतम बिंदु गर्त कहलाता है, गर्त कहलाता है। तो देखो जो तरंग में गर्त और सरंग क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया। ये मैंने परिभाषा और बता दिया। अब इनमें तरंग बात करते हैं। सबसे पहले तरंग की आवृत्ति की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तरंग की आवृत्ति की। तो देखो आवृत्ति से मतलब क्या है, ये जैसे एक बिंदु है, इस बिंदु से एक सेकंड में कितनी तरंगें निकलती है, इस बिंदु से एक सेकंड में ये जो तरंगें निकल रही है, इन निकलने वाली तरंगों की संख्या जो होती है उस संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। पहले एक बार एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो तो आवृत्ति तो क्या हो गई, एक सेकंड में किसी बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या, वो आवृत्ति होती है। एक बात कहते हैं इसी में तरंग दैर्ध्य की, तरंग दैर्ध्य की। इनकी सबकी परिभाषा लिखेंगे अभी। पहले देखो समझते हैं वेवलेंथ क्या होता है। वेव यानी तरंग और वेवलेंथ बोलते हैं तरंग दैर्ध्य को। तो आवृत्ति तो क्या हो गई, आवृत्ति हो गई अपने एक सेकंड में किसी एक बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या। मतलब मान लो जैसे मैं अपने मुंह से एक सेकंड में कितने शब्द बोल रहा हूं, तो वो क्या मेरी बोलने की आवृत्ति हो गई, शब्दों की आवृत्ति। वैसे ही किसी बिंदु से एक सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति होती है। और वो जो तरंग दैर्ध्य की बात करें वेवलेंथ की, तो किसी भी वेव की लेंथ कितनी होती है, तो दो क्रमागत सरंग, जैसे एक और ये दो, इन दो क्रमागत सरंगों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, या आप ये बोल दो दो क्रमागत गर्तों के बीच की ये डिस्टेंस जो है यहां से लेकर यहां तक, पास वाले गर्त या पास वाले सरंग बोल दो, या क्रमागत गर्त या सरंग बोल दो। तो किसी भी तरंग के दो क्रमागत सरंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की ये जो दूरी होती है, इस दूरी को ही बच्चों तरंग दैर्ध्य कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं बच्चों इसमें तरंग संख्या। तरंग संख्या तो देखो जो तरंग संख्या जो होती है, यह तरंग संख्या लैम्डा की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। लैम्डा की क्या होती है, व्युत्क्रम। इसको ऐसे लिख देता हूं, म्यू बार इज इक्वल 1/λ। एक तो परिभाषा सीधी हो गई, किसी तरंग के तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम जो होता है वो उसकी तरंग संख्या कहलाती है। या इसको ये बोल दो एकांक लंबाई, एक फिक्स लंबाई लेते हैं हम, एकांक लंबाई। इस एकांक लंबाई में कितनी तरंगें निकल रही है। देखो किसी बिंदु से एक सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति है, जबकि एकांक लंबाई जो है एक सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 नैनोमीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, उस एकांक लंबाई में जो तरंगों की संख्या होती है उस तरंगों की संख्या को कहते हैं तरंग संख्या। एक होता है बच्चों आपके आयाम,
अगर बात करें बच्चों आयाम की, तो किसी तरंग की सरंग तक की ऊंचाई या गर्त तक की गहराई जो होती है, किसी भी तरंग की सरंग तक की ऊंचाई या गर्त तक की गहराई जो होती है, वो उस तरंग का क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। तो देखो आगे लिखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों आवर्ती की। तो आवर्ती के लिए लिख सकते हो आप किसी बिंदु से 1 सेकेंड में निकलने या गुजरने भी बोल सकते हो, निकलने वाली तरंगों की संख्या आवर्ती कहलाती है। आवर्ती कहलाती है। बच्चों आवर्ती को न्यू जिसे हम वी से दर्शाते हैं, न्यू से, इसको न्यू बोलते हैं, वी की तरह दिखता है। आवर्ती को न्यू से दर्शाते हैं या रिप्रेजेंट दर्शाते हैं। और बच्चों मैक्सवेल ने क्या कहा था? न्यू जो होता है वो आपके समानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। तो न्यू समानुपाती 1/λ समानुपाती है, चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट काम में ले लेते हैं, c/λ। c क्या है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो गया अपने पास आवर्ती का चित्र। जहां बात करें न्यू क्या है, जहां देख लो तो न्यू तो हमने ऊपर लिख रखा है, न्यू क्या है? यह आपके पास आवर्ती है। अगर बात करें यहाँ पर सी क्या है, तो प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग है। और अगर आपसे पूछे यहाँ पर ये लेमडा क्या है, तो ये तरंग दैर्ध्य है। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो ये होती है बच्चों मोस्टली अपने आवर्ती, 1 सेकंड में एक बिंदु से निकलने वाली तरंगों की संख्या, जिसे न्यू से दर्शाते हैं। और बच्चों आवर्ती की यूनिट की बात करें, आवर्ती की यूनिट या इकाई, तो बच्चों किसी भी तरंग की आवर्ती जो होती है उसको हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं? हर्ट्ज, HZ से मापा जाता है। या आप कह सकते हो हर्ट्ज मतलब सेकंड इनवर्स भी कह सकते हो। तो आवर्ती की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स या साइकाल पर सेकंड, या आप क्या कह सकते हो? साइकाल प्रति सेकंड पर सेकंड, साइकाल प्रति सेकंड, SCP। साइकाल प्रति सेकंड को SPS या CPS बोल दो चाहे, CPS, एक मिनट देखो, CPS भी लिखते हैं, साइकाल प्रति सेकंड। तो हर्ट्ज लिखा हो, चाहे सेकंड इनवर्स लिखा हो, चाहे CPS लिखा हो, यह आपके क्या होता है? आवर्ती की यूनिट होती है। एक बार आवर्ती वाला भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। इसके बाद देखो बात कर लेते हम तरंग दैर्ध्य की। तो बच्चों तरंग दैर्ध्य की बात करें तो परिभाषा तो सीधी हो जाएगी, 2 क्रम के अनुसार क्रमागत सरंगों या गर्तों, या तो सरंगों के बीच में देख लो या गर्तों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। ठीक है, जिसे लेमडा से दर्शाते हैं, जिसे लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। तो देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वही अपने पास आया था, म्यू इज इक्वल C/λ आया था। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? C/μ। और बच्चों लेमडा की यूनिट की बात करें
तो लेमडा की यूनिट या इकाई एंगस्ट्रोम या पीएम में लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो एनएम नैनोमीटर या सेंटीमीटर या मीटर। कुल मिलाकर है क्या ये भाई, अपने तरंग दैर्ध्य क्या है, किसी तरंग में दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी है, और दूरी की इकाई क्या होती है, मीटर। तो लेमडा की इकाई भी क्या होगी, मीटर या सेंटीमीटर, या और छोटी इकाई की बात करें तो नैनोमीटर, और छोटा देखना है तो एंगस्ट्रोम, और भी छोटी देखनी है तो पिकोमीटर। क्लियर। अगर यहाँ संबंध देखना चाहो तो एक एंगस्ट्रोम में मीटर कितने होते हैं, तो आप कहो 10⁻⁻10 मीटर। या आपसे कोई पूछे एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻12 मीटर। और अगर आपको सेंटीमीटर पूछे तो आप कह सकते हो एक पिकोमीटर में 10⁻10 सेमी होता है। अगर आपसे कोई पूछे एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻9 मीटर लिख दो। यहाँ पर सेंटीमीटर जहाँ लिखना है वो 10⁻8 आ जाएगा, और यहाँ आपके 10⁻7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक सेमी बराबर कितने मीटर, तो 10⁻2 मीटर। क्लियर। तो ये होता है बच्चों आपके लेमडा या तरंग दैर्ध्य। ले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, आगे की बात तरंग संख्या, आयाम, आवर्तकाल, इन सभी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहो। जय हिंद, वंदे मातरम।